मैं डॉक्टर राजकुमार भैरवा, सहायक आचार्य राजनीति शास्त्र, स्वर्गीय पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय महाविद्यालय दौसा। आज हम एमए फाइनल के 5th पेपर आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत एवं तुलनात्मक राजनीति, मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के टॉपिक राजनीतिक सिद्धांत की अभिनव प्रवृत्तियाँ परंपरागत से आधुनिक की ओर प्रयाण के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। कल मैंने आपको ई कंटेंट के रूप में परंपरागत राजनीति विज्ञान के सिद्धांत की आपको मैंने ई कंटेंट शेयर किया था। आज हम राजनीति विज्ञान का नवीन अथवा आधुनिक दृष्टिकोण के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। आधुनिक दृष्टिकोण को परंपरागत दृष्टिकोण की अपेक्षा हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी स्पष्टता है। जहां महत्व का जो मुख्य केंद्र है वो सत्ता है, जो उस संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसमें लोग अथवा उनके समूह अपनी क्षमता एवं रुचि की मात्रा के अनुसार स्थानीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सभी स्तरों पर उलझे रहते हैं। वो अपने शक्ति को, अपनी सत्ता को बढ़ाने के लिए सभी स्तरों पर प्रयास करते हैं, चाहे वो स्थानीय हो, चाहे वो राष्ट्रीय हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो। इसी को मद्देनज़र रखते हुए राजनीति विज्ञान के आधुनिक विचारक हेराल्ड लासवेल व मार्टिन कैपलान ने राजनीति की परिभाषा के बारे में बताया कि सत्ता को रूप देने तथा उसमें भागीदारी का अध्ययन करने के भाव में उनने सत्ता को समाहित किया है। डेविड स्टन भी इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि राजनीति समाज के लिए बाध्यकारी मूल्यों का प्राधिकृत विनिधान है, यानी जो भी समाज में मूल्य आवंटित होते हैं उन मूल्यों को सभी लोगों पर बाध्यकारी रूप से लागू किया जाता है, उनको मना नहीं किया जा सकता। इसी दृष्टि से देखने पर राजनीति विज्ञान के 3 रूप या 3 अर्थ उभर कर सामने आते हैं, जिसमें पहला है राजनीतिक गतिविधि यानी पॉलिटिकल एक्टिविटी, दूसरा है राजनीतिक प्रक्रिया यानी पॉलिटिकल प्रोसेस, और तीसरा है राजनीतिक सत्ता अर्थात पॉलिटिकल अथॉरिटी। पहले की हम बात करेंगे वह है पॉलिटिकल एक्टिविटी या राजनीतिक गतिविधि का गठन उन प्रयासों से होता है जिनसे संघर्ष की स्थितियां उत्पन्न होती है तथा जहां तक संभव हो उनका ऐसे संगठन से समाधान किया जाता है जो सत्ता के संघर्ष में भाग लेने वाले लोगों के हितों के यथासंभव अनुकूल हो। अर्थात इस जो सत्ता के संघर्ष में उन सभी लोगों को समाहित किया जाता है और उनके संघर्ष का उनके हितों के अनुकूल समाधान किया जाता है। राजनीतिक गतिविधि असमंजस्य की स्थिति होती है, इसमें कोई यथार्थता या कोई एक तरह से एक रूपता नहीं होती है। ये प्रक्रिया चलती रहती है, सतत प्रक्रिया चलती रहती है तथा संघर्ष के समाधान के लिए हर तरह के साधनों का प्रयोग किया जाता है। इस पर एक महत्वपूर्ण अंग्रेज राजनीति वैज्ञानिक माइकल ऑक्सफोर्ड ने कहा है कि बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है कि राजनीतिक गतिविधि में लोग एक असीम एवं अथाह समुद्र में तैरते हैं, जहाँ बचाव के लिए न कोई बंदरगाह होता है, न विश्राम करने के लिए कोई धरातल, न यात्रा आरंभ करने का कोई बिंदु होता है, न कोई निश्चित मंजिल। अर्थात उन्होंने कहा कि इसमें असमंजस्यता होती है। इसके अंदर व्यक्ति कहाँ से शुरुआत करता है, कहाँ ख़त्म करता है, उसके लिए उसको सिर्फ यही प्रयास बना रहता है कि समान गति पर तैरते रहो। समुद्र हमारा मित्र भी है, शत्रु भी है, वो हमको बचा भी सकता है, वो डुबो भी सकता है। दूसरे जो पॉइंट है वह है राजनीतिक प्रक्रिया, पॉलिटिकल प्रोसेस। ये राजनीतिक गतिविधि के बहुकाय विस्तार है, यानी अगला रूप किसका है, राजनीतिक गतिविधि का। यहाँ उन सभी अभिकरणों का विषय सामने आता है जिनके निर्णय लेने की प्रक्रिया में भूमिका होती है। ये प्रक्रिया के वे समुच्चय जिनके द्वारा किसी भी राज्य में विद्यमान गैर सरकारी संघ शासन को प्रभावित करने, शासन के नीति निर्धारण में भाग लेने अथवा स्वयं शासन बनने का प्रयास करते हैं, उन्हें राजनीतिक प्रक्रिया कहा जाता है। यानी वो जितने भी गैर सरकारी संगठन है, वो जो
सब के अभिकरण हैं वो राजनीति में सक्रिय भाग लेना चाहते हैं और उसकी जो नीतियां हैं, उसके जो निर्णय हैं उसको प्रभावित करना चाहते हैं, स्वयं को उसका भागीदार बनाना चाहते हैं शासन का, और इसी सब प्रोसेस को हम पॉलिटिकल प्रोसेस कहते हैं। तीसरा जो पॉइंट है राजनीतिक सत्ता यानी पॉलिटिकल अथॉरिटी, इसका वर्णन मानवीय संबंधों के एक विशिष्ट प्रकार के रूप में किया जाता है, यानी इसमें मनोवैज्ञानिक संबंधों की बात की जाती है। किसमें? पॉलिटिकल अथॉरिटी में। आर.एच. टोनी ने कहा है कि इसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के वर्ग की ऐसी योग्यता माना है जो अन्य व्यक्तियों अथवा समूह के आचरण को अपने वांछित तरीके से संशोधित करे, यानी अपने हिसाब से इसको संशोधित कर सकते हैं। सत्ता उन बाहरी प्रभावों के समग्र परिदृश्य को अभिव्यक्त करती है जो व्यक्ति पर पड़ने के उपरांत उसे एक वांछित दिशा में चलने पर विवश कर सकते हैं, अर्थात ये समग्र बाहरी रूप से इसको प्रभावित करती है। इस प्रकार हमने तीनों चीज़ों का अध्ययन किया, राजनीतिक गतिविधि, राजनीतिक प्रक्रिया और राजनीतिक सत्ता। हम नवीन अर्थ में राजनीति केवल सत्ता व शासन का अध्ययन नहीं है, जैसे परंपरागत स्रोत में कहा जाता, परंपरागत जो दृष्टिकोण है उसमें कहा जाता है कि राज्य, इसमें राजनीति में केवल राज्य और शासन का अध्ययन किया जाता है, बल्कि इससे भी बढ़कर इसमें सत्ता, उसके प्रयोग तथा इसके लिए संघर्ष का भी अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान विश्लेषण की आधारभूत इकाई के रूप में मानव, विशेषकर राजनीतिक मानव की ओर ध्यान देता है। सत्ता के अध्ययन के रूप में राजनीति, यानी सत्ता का अध्ययन किस प्रकार राजनीति में किया जाता है। सत्ता से अभिप्राय निर्णयों, नीतियों, मूल्यों अथवा दूसरे के भाग्यों को प्रभावित अथवा नियंत्रित करने की योग्यता से है। सत्ता में क्या किया जाता है? लोगों के निर्णय, नीतियों, मूल्यों को अब प्रभावित किया जाता है। एक अंग्रेज दार्शनिक हुए थे, उन्होंने कहा है कि सामाजिक विज्ञान में सत्ता उसी अर्थ में आधारभूत धारणा है जैसे भौतिक शास्त्र में ऊर्जा आधारभूत धारणा है, यानी समाज विज्ञान में सत्ता का उतना ही महत्वपूर्ण योगदान है जितना भौतिक शास्त्र में ऊर्जा का होता है। अगर भौतिक शास्त्र में ऊर्जा नहीं होगी तो भौतिक शास्त्र के अध्ययन का कोई महत्व नहीं है। वैसे ही समाज विज्ञान में अगर सत्ता नहीं है तो उसका भी अध्ययन का कोई महत्व नहीं है। फ्राइडरिच का विचार है कि सत्ता मूल में कोई वस्तु अथवा भाव नहीं है, अपेक्षा एक संबंध है। कैसा संबंध है? मनोवैज्ञानिक संबंध है। इसमें कोई वस्तु नहीं होती, भाव नहीं होता, एक मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल रिलेशन होता है। प्राधिकार, अथॉरिटी सत्ता का वैध पक्ष है। सत्ता उचित अथवा अनुचित रूप में हो सकती है, अपने उचित रूप में प्राधिकार के समान है। प्राधिकार सत्ता के नैतिकरण का प्रतीक है। सत्ता के हम निम्नलिखित अर्थ निकाल सकते हैं। क्या क्या अर्थ निकाला जा सकता है? पहला जो अर्थ निकाला जाता है कि सत्ता केवल राजनीतिक अथवा आर्थिक परिघटना नहीं है, अपितु एक जाना माना सामाजिक परिवेश है। सत्ता को प्रतिष्ठा, प्रभाव, प्रभुत्व, प्राधिकार, बल, अधिकार तथा ऐसे अन्य पदबंधों से भिन्न समझना उपयोगी है, यानी ये इनमें समाहित नहीं है, इनसे भी बढ़कर ये है। और ये न केवल राजनीतिक आर्थिक परिघटना है अपितु एक सामाजिक परिवेश है। सत्ता, तीसरा जो पॉइंट है, सत्ता प्रच्छन्न बल है। बल सत्ता का साक्षात रूप है तथा प्राधिकार संस्थागत सत्ता है। ये कैसी है? संस्थाकृत सत्ता होती है प्राधिकार। चौथा जो पॉइंट है, सत्ता जिसका प्रभाव मात्र किसी प्रकार से सामाजिक विरोध पर पड़ता है, औपचारिक संगठनों, अनौपचारिक संगठनों तथा असंगठित समुदाय विभिन्न रूपों में प्रकट होती है। न केवल औपचारिक बल्कि अनौपचारिक में भी संगठनों मिलती है। असंगठित समुदाय में भी सत्ता को हम प्रकट रूप में देख सकते हैं। पांचवा जो पॉइंट है, अंतिम पॉइंट है कि सत्ता के स्रोत व आवश्यक संगठन संख्याओं, विशेषता बहुमतों, सामाजिक संगठनों तथा संसाधनों के सहयोग में रहते हैं। तो 5 पॉइंटों में सत्ता के अर्थ को हम समाहित कर सकते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सत्ता किसी की अपनी इच्छा के अनुरूप दूसरों के व्यवहार को निर्धारित करने की क्षमता है, यानी सत्ता ऐसी योग्यता है, ऐसी क्षमता है जो दूसरे के व्यवहार को अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है। अर्थात किसी व्यक्ति की सत्ता के विषय में कहा जाता है कि उसके पास उसकी शक्ति है, वह अपनी इच्छाओं के अनुसार दूसरे के आचरण को प्रभावित कर सकता है। किसके हिसाब से कर सकता है? अपने हिसाब से वो इसमें बदलाव कर सकता है।
सत्ता के सिद्धांत का महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण हाब्स के राजनीतिक दर्शन में देखा जा सकता है। इंग्लैंड के हाब्स ने अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत में लेविथ्यान पुस्तक में उन्होंने राजनीतिक दर्शन में सत्ता का उल्लेख किया, जिसमें कहा कि राज्य सर्वोपरि होता है और राज्य से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। हाब्स के उपरांत सत्ता के सिद्धांत की पुनरावृत्ति हिगल की रचनाओं में मिलती है, जिसने राज्य की सत्ता को इस सीमा तक सर्वांगीण एवं परिपूर्ण बना दिया कि अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के सभी सिद्धांतों की उपेक्षा हो गई। हिगल ने भी अपने सिद्धांत में कहा है कि राज्य सर्वोपरि होता है और उसी के आधार पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता की परवाह नहीं की। इसी दिशा में हम अन्य जो राइटर है उन जैसे जिनमें नीत्शे है, त्रित्स्के है, बर्नहार्डी है, जैसे जर्मन विचारकों ने सत्ता के का उल्लेख किया है, उन्होंने हिगल के मत की विस्तार से पुष्टि की है, उसको आगे बढ़ाया है। एरिक कॉफमैन ने सत्ता में राज्य का सार देखा, जिसका अर्थ है कि सत्ता का विकास एवं उसका प्रदर्शन तथा कोई वस्तु जिसके साथ इसे सुरक्षित रखने तथा सफलतापूर्वक इसके प्रभाव प्रदर्शन की इच्छा हो। एरिक कॉफमैन ने इसको आगे बढ़ाया। प्रोफेसर चार्ल्स मेरियम जो इंग्लैंड के प्रख्यात राजनीति शास्त्री थे, उन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल पावर में भी सत्ता का विस्तार से उल्लेख किया। उन्होंने सत्ता को बहुत महत्वपूर्ण तत्व माना। ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शास्त्र के समर्थक एच.जे. मार्गेंथो ने अपनी पुस्तक साइंटिफिक मैन वर्सेज पावर पॉलिटिक्स में कहा है कि पाश्चात्य परंपरा का पुनः परीक्षण इस अवधारणा के साथ आरंभ होना चाहिए कि सभी मानवों में सत्ता की लालसा सामान्य है, यही सत्ता की राजनीति का मूल्य है और इसी कारण उसे स्वयं सामाजिक जीवन से पृथक नहीं किया जा सकता। अर्थात सत्ता अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, स्थानीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। व्यक्तियों के बीच में भी ये लालसा का प्रतीक है और सत्ता को सामाजिक जीवन से पृथक नहीं किया जा सकता। सत्ता के 3 महत्वपूर्ण रूप होते हैं। पहला राजनीतिक सत्ता, दूसरा आर्थिक सत्ता, तीसरा विचारधारात्मक सत्ता। इन तीनों रूपों में सत्ता समाहित होती है। लोस्की ने एक बहुत अच्छी बात कही कि राजनीति के केवल सत्ता और उसकी खातिर संघर्ष करना ही नहीं, बल्कि ये प्रभाव का प्रयोग, संघर्ष का समाधान तथा सामूहिक लक्ष्यों के हेतु प्रयास करना भी है। इसमें हमने आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के बारे में हमने समाहित किया, जिसमें हमने सत्ता के बारे में हमने विस्तार से उल्लेख किया। अब आने वाली क्लास में हम इसको आगे बढ़ाएंगे। आप सभी को धन्यवाद।